नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी कांस्टेबल सामान्य अध्ययन का क्लास 2। क्लास फर्स्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाके उसे आप देख सकते हैं। इसमें हम उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपको यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में जीत दिलाने में बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी यूपी SSSC जो है अपना पीटी का एग्ज़ाम कराने वाली है अक्टूबर माह में। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यूपी SSSC ने ही अभी जल्द ही वन रक्षक के कुछ पद निकाले हैं। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए भी हमारा ये जो वीडियो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हमने शामिल किए हैं वह इसी से संबंधित हैं। यानी कि इसका जो लेबल है वह सभी का सभी जो लेबल होता है वह एक ही होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की पहले प्रश्न में हम चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं दोस्तों 7 अप्रैल यानी कि बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 मार्च की हम बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून को जो है वह आप लोग को पता है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को एक खगोलीय घटना भी होता है और वह यह है कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वहीं हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को क्या हुआ था दोस्तों? 4 जुलाई को मुख्य रूप से हमारे अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हमारा जो अमेरिका था वो आज़ाद हुआ था। और 4 जुलाई को एक और खगोलीय घटना घटती है, वो ये होता है कि 4 जुलाई को अपसौर के रूप में मनाया जाता है। अपसौर एक ऐसी घटना होती है, आप लोगों को पता होगा कि 2 ऐसी घटनाएं होती हैं। एक तो ये कि जब सूर्य से सबसे नज़दीक हमारी पृथ्वी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसौर की संज्ञा देते हैं। और जब हमारी पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के सबसे दूर पहुंच जाती है तो उसे अपसौर का संज्ञा दिया जाता है। 4 जुलाई को हमारा जो पृथ्वी है सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, तो इसलिए 4 जुलाई को अपसौर के तौर पे देखा जाता है। और 3 जनवरी को मुख्य रूप से उपसौर होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और उनके परिवार की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये तो मुख्य रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न नहीं है, 2018 का समसामयिकी घटना का प्रश्न है। लेकिन शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे इस वीडियो में इसका ये है कि आप जान सकें कि किस प्रकार की समसामयिकी से संबंधित घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा एक्सिस बैंक। इसका जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप दें ही, क्योंकि ये बहुत पुराना है। आप लोग को एक आइडिया हो जाए ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार के समसामयिकी घटना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिकी से संबंधित प्रश्न के बारे में बताऊं तो दोस्तों, हम प्रतिदिन का जो करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है अपने इस YouTube चैनल पे हम डालते हैं। तो आप जाकर उसका एक अलग से ही हमने एक बना दिया है, एक फ़ाइल बना दिया है जिसमें वो तमाम जो हैं वह वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। तो उसे आप जाकर देख सकते हैं और करंट अफेयर आप अपना तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए ये घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा वो दोस्तों सी हो जाएगा। इसका ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ये भी पुराना समसामयिकी घटना पर आधारित प्रश्न है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इसे हल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज की जो प्रश्न है लगभग 2022 या फिर 23-24 से संबंधित जो घटनाएं होने वाली हैं, अब 2024 तो नहीं, मतलब 2023 से संबंधित जो घटनाएं हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या फिर ज्ञानेश्वर? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि नरसिंह मेहता। जी हाँ दोस्तों, नरसिंह मेहता ने जो था वैष्णव जन तो तैनो कहियो पीर पड़ाई जाने रे, एक जो भजन है जो महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था,
इन्होंने ही इसकी रचना की है दोस्तों। सूरदास की यदि हम बात करें तो सूरदास का सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती इनके जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई ने लिखा है नरजी, रोमायरा, राग गोविंद, राग सौरठ के पद, इन्होंने इसकी रचना की है। ज्ञानेश्वर की बात करें तो ज्ञानेश्वरी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि भंजकता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या फिर पैर? यदि आप इस शब्द को देखेंगे अस्थि भंजकता और आपको पता होगा कि अस्थि का मतलब क्या होता है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए काबिल होंगे। यानी कि उसका जो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि अस्थि भंजकता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वह मानव शरीर के कौन से हिस्से को, हड्डियों को प्रभावित करता है। हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत आसानी से टूट जाती हैं। थोड़े से ही चोट के या दबाव के कारण ही हड्डियाँ जो होती हैं दोस्तों टूट जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या फिर अजातशत्रु? बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि अजातशत्रु ने अपनी जो मगध की राजधानी जो राजगृह थी उसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिंबिसार के बारे में यदि बताया जाए तो बिंबिसार जो मुख्य रूप से थे वो हर्यक वंश से संबंध रखते थे। ये अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चाणक्य जो थे वह मौर्य वंश के मुख्य रूप से मंत्री के रूप में, मुख्य रूप से देखा जाए तो चंद्रगुप्त के मंत्री के तौर पे इन्हें जाना जाता है। अजातशत्रु जो थे वो भी हर्यक वंश के ही राजा थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि योगक्षेम वहामयहम् किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI या फिर LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम या फिर लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया, यानी कि इसका उत्तर होगा B, यानी कि योगक्षेमम वहामयहम् जो आदर्श वाक्य है वह LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा का है। वहीं यदि हम बात करें SBI का तो SBI का हो जाता है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों SBI का होता है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर पाक जल डमरू मध्य? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य जो होता है वह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तट शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों यदि आप चुनते हैं ए यानी कि मुंबई तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों बंगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ये जो मुंबई शहर वह दहेज के रूप में दे दिया था। मतलब ये स्थिति थी भारत की कि भाई ये अपने दामादों को भी ये दहेज में दे देते थे पूरा का पूरा शहर, तो ये स्थिति थी उस समय दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर रामकृष्ण परमहंस? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। इसका जवाब जो होगा वह बी हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को 21 लिए याद किया जाता है क्योंकि 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया था, इसके लिए इन्हें याद किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों यदि आप चुनते हैं सी यानी कि मुंशी प्रेमचंद तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि सी इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि मुंशी प्रेमचंद का एक जो अन्य नाम था वह धनपत राय था। धनपत राय के नाम से इन्हें जाना जाता था। वहीं हम बात करें फिराक गोरखपुरी की तो फिराक गोरखपुरी का जो एक वास्तव में जो इनका जो वास्तविक नाम था वो रघुपति सहाय था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीति या फिर गीतांजलि या फिर राजतरंगिणी या फिर मधुशाला? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों यदि आप चुनते हैं मधुशाला तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को आपको पता होगा कि हमारे अमिताभ बच्चन जो बहुत ही बेहतरीन
हीरो हैं और अभी भी हैं, मतलब पहले तो और बेहतर थे, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी यह काम करते हैं। तो उन्हीं के पिता का जो नाम था वह हरिवंश राय बच्चन था। इनकी जो प्रमुख काव्य संग्रह वह मधुशाला थी। नज़रुल गीत की यदि मैं बात करूं तो नज़रुल गीति जो था वह लिखे थे काजी नज़रुल इस्लाम ने। गीतांजलि को आपका पता होगा कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने गीतांजलि लिखी थी और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और राजतरंगिणी, आप लोग को पता होगा राजतरंगिणी जो है वह कल्हड़ की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, फिर लाहौरी गेट, यानी कि लाल किले का मुख्य द्वार। बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि इंडिया गेट तो आप बिल्कुल सही हैं। इंडिया गेट का जो था वह निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें सामूहिक रूप से भारत और पाकिस्तान के सेना ने ब्रिटेन के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा था और जो शहीद हो गए थे वो इनकी याद में बनाया गया था। और इनके जो टाइल्स लगे हुए इंडिया गेट पे, जो ईंट लगी हुई है उस पर उनके नाम उकेरे गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की मुख्य रूप से देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में स्थित है। और जब प्रथम बार सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी जब प्रथम बार भारत आई थी तो उनके उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका जो निर्माण था वह अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा गुजरात के विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। लाहौरी गेट जो है दोस्तों यह लाल किले का मुख्य द्वार है और इसे लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे का जो मुख्य जो है वह लाहौर की तरफ है। लाल किले में एक और दरवाज़ा है जिसे हम दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य जो है दिल्ली की तरफ है, इसलिए उसे दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, या फिर पेले, या फिर डेविड बेकहम। बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे हॉकी के और गोल जो है इन्हीं की आत्मकथा का नाम है। बाईचुंग भूटिया जो है वह भारत के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। पेले भी जो हैं वह फुटबॉल खिलाड़ी थे ब्राज़ील के। और डेविड बेकहम जो थे इंग्लैंड के एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक कौन हैं? सर्गेई ब्रेन, या फिर बिल गेट्स, या फिर स्टीव जॉब्स, या फिर टिम बर्नर्स-ली। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। यहाँ पे ई हो जाएगा, सरगई है यहाँ पे, सरगई ब्रिन। सरगई ब्रिन जो मुख्य रूप से हैं वो गूगल की स्थापना इन्होंने की थी। बिल गेट्स के बारे में आप लोग को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक हैं ये। और स्टीव जॉब्स जो हैं वह एप्पल के संस्थापक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, या फिर इलाहाबाद। बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बिठूर यानी कि ए तो आप बिल्कुल सही हैं। या दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो ब्रह्मावर्त था और इस समय यह बिठूर इसे कहा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पे महर्षि वाल्मीकि का जो था आश्रम था वो स्थित था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपनी कृति पृथ्वीराज राजसों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक, या फिर चंद्रबरदाई, या फिर मतीराम, या फिर घनानंद। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जवाब देते हैं बी यानी कि चंद्रबरदाई तो आप बिल्कुल सही हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राजसों की रचना की थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। जगनिक के बारे में देखा जाए तो जगनिक का जो मुख्य इनका जो लेखनी था वह आल्हा खंड था। जैसा कि आपको पता है कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड के तरफ आल्हा बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पे जो वीर भाई जो दो थे राजा आल्हा और उदल, उनकी वीरता इसमें प्रस्तुत की गई है दोस्तों। मतीराम के बारे में देखा जाए तो इसमें रसराज और ललित ललाम इनका प्रमुख रचना है। घनानंद का जो प्रमुख रचना है वह सुजान हित है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर उन्नाव? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि झांसी तो आप बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं कुषाण यानी कि बी तो आप बिल्कुल सही हैं। मथुरा कला विद्यालय जो कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था यानी कि अपने स्वर्णिम काल में था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त काल का टेरीकोटा यानी कि पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या फिर वाराणसी? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि कानपुर तो आप बिल्कुल सही हैं। कानपुर में गुप्त काल का जो टेरिकोटा यानी कि पक्की ईंटों से निर्मित जो मंदिर था भीतरगांव का, वो कहाँ स्थित है? वो कानपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि काशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र या फिर रानोजी सिंधिया या फिर मोरोपंत पिंगल? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा आपका। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि रानी अहिल्याबाई तो आप बिल्कुल सही हैं। रानी अहिल्याबाई ने ही विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है इसकी स्थापना या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था यानी कि दोबारा इसे बनाया था, क्योंकि वाराणसी विश्वनाथ मंदिर जो है वो बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद किस सन में सृजित किया गया था? 1950, 1965, 1975 या फिर 1977? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि 1975 तो आप बिल्कुल सही हैं। भ्रष्टाचार निरोधी प्राधिकरण यानी कि लोकायुक्त का जो पद था 1975 में से सृजित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था यानी कि किस बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ या फिर जहांगीर? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि औरंगजेब तो आप बिल्कुल सही हैं। औरंगजेब ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। अकबर के कुछ प्रमुख निर्माणों के बारे में बात करें तो फतेहपुर सीकरी और इबादत खाना का इसने निर्माण कराया था। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो ताजमहल आप लोग जानते हैं और दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया था। जहांगीर की बात करें तो अकबर का मकबरा इसका एक प्रमुख निर्माण है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया या फिर चरकुला या फिर सौरा? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी यानी कि सैरा तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी कि बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य होता है? सैरा नृत्य किया जाता है। कर्मा के बारे में देखा जाए तो कर्मा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बांग्लादेश आदि राज्यों में किया जाता है और कुछ जनजातियां हैं जिनके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। छोलिया के बारे में देखा जाए तो छोलिया मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में किया जाता है और चरकुला जो है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि शाहजहाँ तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, आगरा के जो मोती मस्जिद का जो निर्माण था वह शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यानी कि कौन सा डेटा बुक वनस्पतियों और कवकों और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं रेड बुक यानी कि रेड डाटा बुक तो आप बिल्कुल सही हैं। रेड डाटा बुक में ही इस प्रकार की चीज़ें संग्रहित की जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। या दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं। कोशिका भित्ति जो है वह जंतु के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो होता है वह पादप के कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गा, बिल्ली, मेढक या सांप? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा आपका।
जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी मेढक तो आप बिल्कुल सही हैं। मेढक में जो होता है दोस्तों वह बाह्य निषेचन होता है, यानी कि निषेचन का मतलब होता है जो बच्चे बनने की प्रक्रिया होती है वो शरीर के अंदर नहीं होता बल्कि शरीर के बाहर होता है। आप लोग को पता है कि सामान्य तौर पे एक मेल जो होता है जब इंटीमेट होता है एक फीमेल से तो उसका जो अंडा होता है, महिलाओं का जो अंडा होता है उसमें जो स्पर्म होता है उसके द्वारा निषेचन किया जाता है। निषेचन के बाद उसमें भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण बच्चे का रूप लेता है। तो ये सभी की सभी क्रियाएं एक फीमेल के शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन बाह्य निषेचन में यह सभी के सभी जो प्रक्रिया होती है वह शरीर के बाहर होती हैं और फिर उसे जो महिलाएं होती हैं वो अपने गर्भ में धारण कर लेती हैं दोबारा जब उसका निषेचन हो जाता है तो, और फिर बाद में वह बच्चे या फिर अंडे को जन्म देती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होता है? कंठ, यानी कि जिसे कि लैरिक्स भी कहा जाता है, श्वास नली या फिर फेफड़े या फिर मुंह। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं कंठ यानी कि लैरिक्स तो आप बिल्कुल सही हैं। मानव में जो आवाज़ होता है वह लैरिक्स यानी कि कंठ के द्वारा ही उत्पन्न होता है। मुंह आपका कितना भी बढ़िया हो, यदि आपके पास कंठ नहीं है तो आप बोल नहीं पाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? लेटराइट मृदा, जलोढ़ या फिर काली या फिर लाल मिट्टी। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है दोस्तों वो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से आप जब महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाएंगे, पठारी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा, जहाँ पे वहाँ पे कपास की खेती भी भरपूर मात्रा में की जाती है दोस्तों। वहीं हम बात करें लेटराइट मिट्टी का, तो लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से देखा जाए तो चाय हो गया, कहवा हो गया, यह उत्पन्न किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से सभी फसलें अच्छी खासी होती हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया आदि इसमें अच्छी फसलें होती हैं। लाल मिट्टी में मुख्य रूप से दोस्तों बाजरा बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? एक सिंघी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या फिर गाय। प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो भारत के सभी क्षेत्रों में रहता है, केवल उसका एक निश्चित स्थान नहीं या फिर निश्चित क्षेत्र में नहीं है। तो इसमें दोस्तों गाय ऐसा एक जानवर है जो सभी भारत में, संपूर्ण भारत में पाया जाता है। एक सिंघी गैंडा के बारे में देखा जाए तो दोस्तों आप लोग को पता है कि एक सिंघी गैंडा जो है मुख्य रूप से असम के जंगलों में पाया जाता है। बंगाल टाइगर की बात करें तो बंगाल में से पाया जाता है। मिथुन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पूर्वोत्तर के राज्यों में मिथुन जो होता है जानवर पाया जाता है। लेकिन गाय के बारे में यदि देखा जाए तो गाय जो है वो संपूर्ण भारत में लगभग पाई जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट जो है वह सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होता है? वो उड़ीसा राज्य में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है दोस्तों वो मुख्य रूप से सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है और सबसे बेहतर कोयला उसे माना जाता है जिसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है और जो जल होता है वह सबसे कम होता है। एंथ्रेसाइट में सबसे कम जल और कार्बन की मात्रा सबसे हाई होती है। इसके बाद जो क्वालिटी में आता है वह बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस में एंथ्रेसाइट की अपेक्षा कम कार्बन होता है। और फिर लिग्नाइट आता है। लिग्नाइट में बिटुमिनस से भी कम कार्बन होता है। और जो पिट होता है वो सबसे ख़राब किस्म का कोयला माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या फिर खड़ताल। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप जवाब देते हैं सी यानी कि चिक्का तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, चिक्का जो है मुख्य रूप से पंजाब का एक मशहूर वाद्य यंत्र है और इसमें कई सारे लकड़ी के छड़ियों को जोड़कर आपस में जब उसे नज़दीक लाया जाता है तो उस लकड़ी में से आवाज़ आता है। मशक मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भेड़ या फिर बकरियों के खाल से बनाया जाता है। यह एक झोले टाइप का होता है, जैसे लगता है कि झोले से एक पाइप निकला हुआ है, उसमें जब फूंक मारते हैं तो उसमें आवाज़ निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। चिमटा मुख्य रूप से दोस्तों धातु का बना होता है, जो एक चिमटे के आकार का होता है, उसमें बहुत सारे घुंघरू बांधे होते हैं जिससे कि छन छन की आवाज़ निकलती है चिमटे से। खड़ताल जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो लकड़ी या फिर धातु से इसे बनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिंट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण दोषी को 2018 में
2018 का प्रिंट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो आर्किटेक्चर्स होते हैं यानी कि जो वास्तुविद होते हैं उन्हें उनके कृति के लिए ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। तो 2018 की बात हो गई। यदि हम 2023 के बारे में बात करें तो 2023 में जो प्रिंट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो मुख्य रूप से डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, डेविड चिपरफील्ड। चिपरफील्ड को ये प्रदान किया गया है जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे, गंगा हरितिमा या फिर क्लीन गंगा, फिर सेव गंगा। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? जी दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा गंगा हरितिमा। गंगा हरितिमा जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था जिसमें गंगा के क्षेत्र में मृदा के अपरदन को रोकना था और मुख्य रूप से हरित क्षेत्र यहाँ पे पेड़ पौधे लगाना था। इन सभी चीज़ों का यहाँ पे कार्य किया जाना था। नमामि गंगे के बारे में आपको पता है कि नमामि गंगे जो है वह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें गंगा नदी को साफ करना इनका मुहिम है और 2014 में इसे लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी हॉलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? या दोस्तों यदि आप चुनते हैं आंग सान सूकी तो आप बिल्कुल सही हैं। आंग सान सूकी जो है मुख्य रूप से म्यांमार की एक राजनेता हैं और 2018 में कुछ इनके ऊपर आरोप लगे थे। हालांकि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और जैसा आप लोग को पता है कि रोहिंग्या मुसलमान के बारे में लोग जानते होंगे, तो रोहिंग्या मुसलमान के संदर्भ में इनके ऊपर कुछ मानवाधिकार के उल्लंघन का जो आरोप लगा था, इसके बाद हॉलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा दिया गया, अमेरिका द्वारा दिया गया मानवाधिकार पुरस्कार इनसे वापस ले लिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल के 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? पूनम यादव, जीतू राय या फिर मानिका बत्रा या फिर विकास ठाकुर? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? जी दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए यानी कि पूनम यादव। पूनम यादव ने 2018 में स्वर्ण पदक जीता था भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में। ये तो पुराना प्रश्न है दोस्तों समसामयिकी का। यदि आप देखना चाहते हैं समसामयिकी इसके वीडियो तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप उसे देख सकते हैं। वो डायरेक्ट हमारे लिंक पर ले जाएगा जहाँ से आप उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं जो समसामयिकी घटनाओं पर आधारित हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके दोस्तों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।